हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छा खासा चल रहा होगा। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल का जो सीरीज है जिसमें हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन बिहार। गुप्तकालीन बिहार से कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग एक बार रिवीजन के तौर पे देखेंगे, है ना। और बिहार स्पेशल की बात करें तो लगभग 7500 से कहीं ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 3.0 के लिए और 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि सदी के प्रारंभ में गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही मगध ने अपनी ख्याति पुनः अर्जित कर ली, है ना, पुनः अर्जित कर ली। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए चतुर्थ सदी के प्रारंभ में इन्होंने ये बात किया था। ये जो है प्रश्न जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। चतुर्थ सदी के प्रारंभ में गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही मगध ने अपनी ख्याति पुनः फिर से उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित कर लिया। प्रारंभिक गुप्त शासकों ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र में इन्होंने प्रारंभिक जो गुप्त सम्राट थे, जो शासक थे, उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में ही बसाई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर सवाल हो जाएगा। तीसरा कहता है कि निम्न में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था, है ना। 3 नंबर सवाल है, कहता है कि बताइए निम्न में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था। तो ये संस्थापक श्री गुप्त हो जाते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया जाता है। और गुप्त वंश की जो स्थापना है पूछा जा रहा है कि कब हुआ है। कभी कभी यह सवाल पूछा जाता है। यह 240 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना 240 में श्री गुप्त के द्वारा किया जाता है, गुप्त वंश की स्थापना। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का पिता है, ये सवाल पूछा जाता है। 5 नंबर सवाल है और ये घटोत्कच जो है यही हो जाते हैं। इसका आंसर जो है डी हो जाता है, घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम के जो पिता हैं उनका नाम घटोत्कच हो जाता है ना। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए। चलिए 6 नंबर सवाल हो जाएगा। 6 प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? 6 नंबर सवाल हो जाएगा। तो देखिए इसे चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया, लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है कब से कब था यह भी कभी पूछा जाता है। दोनों जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 319 से लेकर के 335 तक ये शासन काल रहा चंद्रगुप्त प्रथम का, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल है 319 से लेकर के 335 तक होता है। और गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। अगला सवाल है, कहता है कि कब गुप्त संवत प्रारंभ हुआ, है ना। 8 नंबर सवाल आपका हो जाएगा। और 8 नंबर सवाल का जो आंसर है बी हो जाता है। गुप्त संवत जो प्रारंभ हुआ 319 भी कभी देता है, कभी 320 भी देता है, लेकिन ज़्यादातर 319 ही आपका प्राथमिक हो जाता है। गुप्त संवत का संबंध जो है किस संवत से माना जाता है ना। 9 नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे और ये हो जाएगा वल्लभी संवत से। 9 नंबर सवाल अगर देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गुप्त संवत का जो संबंध है किस संवत से माना जाता है तो वल्लभी से हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया, और यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा जाता है। आंसर क्या है? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। 11 नंबर सवाल है। 11 कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना, है ना। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 यहाँ पे कहता है
कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सत्ता पर बैठने वाला सम्राट कौन है, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाता है, समुद्रगुप्त, है ना। 12 नंबर सवाल देखेंगे, समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक रहा, तो 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक रहता है ना। आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर से। 13 नंबर है, सवाल कहता है कि निम्न में से किस गुप्त शासक की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। 13 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, इसका आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। आंसर सी हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यह जो सवाल है बहुत बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है ना। 14 नंबर सवाल है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर अपने राज्य में मिलाया। ये जो प्रश्न है यह बहुत वीवीआई है आपके लिए, बहुत ही वीवीआई है, पूछा जा सकता है आपसे। 15 नंबर सवाल जो है 15 कहता है कि निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम कहता है कि गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र के शासकों को पराजित किया और अपने राज्य में मिलाया, तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। आंसर क्या है, ए हो जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 16 नंबर सवाल है। 16 कहता है कि समुद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था। 16 नंबर सवाल हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था। तो यहाँ देखेंगे शकों को भी पराजित किया और कुषाणों को भी पराजित किया। आंसर डी हो जाता है ना। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना। 17 नंबर सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। गुप्त वंश से सबसे ज़्यादा जो सवाल है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से पूछा गया है। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था। 18 नंबर सवाल बहुत वीवीआई है। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा सौराष्ट्र और मालवा हो जाता है, दोनों को जीता, इसलिए आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक अच्छा खासा रिवाइज के तौर पे। निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत वीवीआई है। और ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को किन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा था। 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, हुनों का जो आक्रमण है यही इनके उत्तराधिकारियों को इसका सामना करना पड़ा था, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल है। 21 कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो ये देखिए 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक रहता है। आंसर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 कहता है यहाँ पर कि किस हुन शासक ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर ये सवाल जो है पूछा जाता है। 22 नंबर, और ये देखिए मिहिरकुल हो जाता है। किस हुन शासक ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की थी। तो यह जो शासक है मिहिरकुल हो जाता है। और मिहिरकुल ने किस गुप्त शासक को पराजित किया था। 23 नंबर सवाल, तो ये देखिए नरसिंह गुप्त बालादित्य हो जाते हैं। आंसर ये हो जाएगा, इसी को इन्होंने पराजित किया, है ना, नरसिंह गुप्त बालादित्य को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 24 नंबर। 24 कहता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक, है ना, निम्न लिखित में से किस क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त शासकों का नियंत्रण था। 24 नंबर सवाल, तो देखिए ये मगध हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर किस वंश की सत्ता परवर्ती गुप्त शासकों के समय स्थापित हो गई थी। 25 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये मौखरी वंश हो जाते हैं। यहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। मौखरी वंश हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल जो है। 26 कहता है कि निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान थे, है ना। 26 नंबर सवाल है
तो 26 में क्या हो जाएगा, 26 में देखिए 3 हो जाते हैं, वराहमिहिर भी हो जाएंगे, आर्यभट्ट भी हो जाते हैं, ब्रह्मगुप्त भी हो जाएंगे। आंसर क्या है, डी हो जाता है, ए बी सी। नालंदा महाविहार की स्थापना किस काल में हुई, तो ये गुप्त काल में होती है। आंसर क्या है, बी हो जाएगा, 27। अगला सवाल, नालंदा महाविहार की स्थापना पूछता है कि कौन किया, तो ये देखिए कुमारगुप्त के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या है, डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल कहता है किसके शासन काल में फाहियान भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आंसर सी है। फाहियान किस देश का यात्री था, 30 नंबर, तो चीनी यात्री था, ए आंसर हो जाएगा। 3 साल तक फाहियान कहाँ रहा था, 31 नंबर सवाल, कहाँ रहा था, तो पाटलिपुत्र में रहा था। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 32 नंबर, हम लोग देखेंगे। 32 कहता है कि किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार का अवशेष है। 32 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये देखिए गुप्त वंश हो जाता है। आंसर क्या है, बी हो जाएगा। शाहाबाद क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों से किन शासकों की जानकारी मिलती है, यह पूछा जा सकता है। 33 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा, परवर्ती गुप्त की जानकारी मिलती है। और परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, यह भी जो 34 नंबर सवाल है, यह भी पूछा जाता है आपसे। और ये देखिए कृष्णगुप्त हो जाते हैं। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 35 नंबर सवाल है। किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी वंश को पराजित किया था, है ना। किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी वंश को पराजित किया था, तो 35 नंबर देखिए कुमारगुप्त तृतीय हो जाते हैं। आंसर बी है। और कुमारगुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी कौन बना, 36 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये दामोदर गुप्त हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासकों को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, 37 नंबर सवाल देखिए, ये हो जाता है दामोदर गुप्त, है ना। ये दामोदर गुप्त हो जाएंगे। इसका आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल कहता है शशांक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, शशांक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। 38 नंबर सवाल, तो ये हो जाता है मगध हो जाएगा। और निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी, किसने, तो शशांक हो जाता है ना। आंसर डी हो जाएगा। देवगुप्त ने किसके साथ समझौता कर कनौज के मौखरी शासक को पराजित किया था, 40 नंबर क्या हो जाएगा, तो शशांक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को पराजित किया था, है ना। देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को पराजित किया, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 31 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। 31 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सॉरी 41 हो जाएगा। 41 का आंसर हो जाता है गृहवर्मन, है ना। आंसर क्या है, डी हो जाता है। अगला सवाल है, कहते हैं यहाँ पे 42 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस शासक ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। 42 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 42 नंबर सवाल जो है इसका आंसर राज्यवर्धन हो जाता है ना। निम्न में से किस शासक ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया, तो राज्यवर्धन हो जाता है। 43 परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, 43 नंबर, तो देखिए ये जीवित गुप्त हो जाते हैं। आंसर क्या है, डी हो जाएगा। वेनसांग कब भारत आया था, है ना। वेनसांग जो है भारत कब आया था, तो 635 ईस्वी में आया था। आंसर ए है। अगला, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, है ना। 45 नंबर सवाल, तो देखिए हर्षवर्धन के समय में आया था। और ये दोनों सवाल जो है बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया। और यहाँ तक आपका जो गुप्त वंश है बिहार का, यह समाप्त होता है। यहीं से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर रिवीजन यहाँ तक भी अगर कर लिया जाए, तो यहाँ से प्रश्न जो भी बनता है, जो भी पूछा जाएगा, आप ज़रूर बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, है ना। अगले हम लोग एपिसोड में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।